बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजी असाबाद से मैं इकबाल इंजो। नाजी, जैसे एक गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ना कोई इज्जत होती है और ना कोई उनकी बात सुनता है और ना किसी जगह पे उन्हें कहीं अहमियत दी जाती है। मगर वो लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी हरकतों से, उनके कामों से, उनकी बातों से पूरे के पूरा जो गांव है, गांव के जो लोग हैं वो तंग होते हैं। वो कभी किसी के घर पत्थर मारते हैं, वो पागल कभी किसी की चोरी करते हैं, कभी किसी का रास्ता रोकते हैं, कभी किसी के पानी का पाइप तोड़ देते हैं, कभी वो बिजली बंद कर देते हैं। और वो सारे का सारा जो गाँव होता है, उनके जो लोग होते हैं, वो उनकी हरकतों से बहुत तंग होते हैं। अब वो समझ नहीं आती कि इनको कैसे रोकें, किस तरह से इन्हें मना करें। वो गाँव के लोग जब कभी उनके बाप से या उनके बड़ों को कोई शिकायत करते हैं कि आपके इन लोगों की हरकतों की वजह से हमें तकलीफ़ है, या हमारे बच्चों को तकलीफ़ है, या हमारे मोहल्ले में, गाँव में जो रहने वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, आम आदमी हैं, शरीफ हैं, उनके हुकूक या उनकी इज़्ज़त नफ्स मुतासर होती है। तो वो जो पागल होते हैं, जिन्हें अपने आप को वो पागल नहीं समझते, वो अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा समझते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? वो सारे के सारे एक ज़बान होकर उन गाँव के शरीफ लोगों पर, जिन्हें वो तंग करते हैं, उन पे टूट पड़ते हैं। उन पे तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि ये हमारी तरक्की से खुश नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साज़िश कर रहे हैं। तो कभी वो ये कहते हैं कि जी इन्हें, ये हमें खुश नहीं देखना चाहते। फिर वो ये कहते हैं कि हमारी काबिलियत से इन्हें जेलसी होती है। इस तरह के बेशुमार इल्ज़ामात की बारिश वो उन गाँव के शुरफ़ा पे लगाते हैं, जिन्हें वो दिन-रात तंग कर रहे होते हैं। और इसमें वो जो उनका बाप होता है, जो उनके बड़े होते हैं, वो शक में पड़ जाते हैं कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं या वो सही कह रहे हैं। यानी कि वो इस तरह से इल्ज़ामात लगाते हैं कि बाप को भी शक हो जाता है कि शायद ये जो बेटे हैं मेरे, ये ठीक हों या फिर गाँव के लोग ठीक हों। ये जो छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी है नाज़रीन, ये सिर्फ़ उस बात को समझने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर सीधी डायरेक्ट बात की जाए तो बहुत से ऐसे खतरात भी हैं और बड़ा मुश्किल भी है। और फिर दूसरा ये है कि सोशल मीडिया पे आप दिन-रात उस तरह की बातें सुनते भी हैं। यदि इस मिसाल को अगर हम सामने रखें, तो हम शॉर्टकट ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को बेगुनाह, गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर 3 साल हो चुके हैं, यानी 1000 दिन मुकम्मल हो गए। उसको जेल में ना सिर्फ़ कैद-ए-तन्हाई में रखा हुआ है, उसे मेंटली टॉर्चर भी किया जा रहा है। जहाँ तक कि किसी से भी उसे मिलने नहीं दिया जाता, ना उसकी बहनों से, ना वुकला से, ना सियासी रहनुमाओं से, ना बाहर किसी से। बंद कोठरी में उस 75 साला शख्स को रखकर यहाँ तक इंतज़ार किया जा रहा है कि कहीं न कहीं उसे जान छूटे। लेकिन ज़िंदगी मौत ख़ैर अल्लाह के हाथ में है और उसे मेंटली तौर पर जितना हो सकता है टॉर्चर किया जा रहा है। अब उस एग्ज़ाम्पल को आप देखिएगा कि उस बेगुनाह पाकिस्तान के लेजेंड को, जिसे पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज़ करती है, कभी उसे क्रिकेट के हीरो के तौर पे, सोशल वर्कर के तौर पे, बहादुरी के तौर पे, मुसलसल जद्दोजहद करने के तौर पे, सियासत के अंदर जो उसकी एक जद्दोजहद है उसके तौर पे जब दुनिया उसे याद करती है। और उसकी रिहाई के लिए जब पाकिस्तान के अंदर आम आदमी, जो आम अवाम है, जिनका ताल्लुक किसी सियासत से नहीं, वो इकट्ठे होकर जब आवाज़ उठाते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उन्हें मुल्क दुश्मन करार देकर सीधी गोलियाँ मार दी जाती हैं। और ये कहा जाता है कि ये लोग शायद पागल हैं, इसलिए ये इसकी हक में आवाज़ उठाते हैं। फिर उसी इमरान खान की रिहाई के लिए जब उसकी बहनें प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बात करती हैं, वो हक और सच की बात बताती हैं, वो उसकी बीमारी की बात बताती हैं, वो उसकी सेहत की बात बताती हैं, तो उन्हें इंडिया का एजेंट कहा जाता है। ये कहा जाता है कि इंडिया इन्हें फीड कर रहा है और ये वो वाली बात बोल रहे हैं। फिर इसी तरह से इमरान खान की रिहाई के लिए जब उसके वुकला मुत्तहिद होकर बात करते हैं, या सियासतदान जो उसके लगाए हुए जो ओहदेदार हैं, जैसे केपीके से सोहेल अफरीदी हों या दीगर हों, बात करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये कहीं से फंडेड हैं और इस मुल्क को खतरा है इनसे और ये मुल्क दुश्मन है।
उन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कभी किसी तरह का, कभी कोई वीडियो जाली बनाकर उन्हें बताई जाती है, कभी धमकियाँ दी जाती हैं, कभी बच्चों को उठाने की बात की जाती है, कोई जज बात करे तो उसके खिलाफ भी इसी तरह से धमकियाँ दी जाती हैं। साफ़ी जब इमरान खान के हक़ में बात करते हैं, तो उन्हें अगवा कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। जहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो बिज़नेसमैन हो, चाहे वो किसी कंपनी का कोई और ओहदेदार हो या वो इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी हो, जब भी वो इमरान खान के हक़ और सच की बात करता है, उसके ऊपर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। इसी तरह से बैरून मुल्क भी जो इमरान खान के हामी हैं, उसमें उनके पार्टी के लोग भी हैं, साफ़ी भी हैं, उनके बेटे हैं, उनकी साबका अहलिया है। जब वो वहाँ से होकर बात करती हैं, जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में जैसे कासिम खान ने बात की, ह्यूमन राइट्स की ये जो तंज़ीमें बनी हुई हैं, इस पे अपना वो जो पैगाम था वो रखा। उन्हें बताया कि 1000 दिन हो गए इमरान खान बेगुनाह बंद है। फिर कासिम खान ने बताया कि किस तरह से जेल में उनका जो बाप है, वालिद है, वो वहाँ पर ज़िंदगी और मौत में यानी कि वो इनके आगे सरेंडर नहीं करेगा, इन झूठों के, इन जाली फार्म 47 के आगे, वो वहाँ मर सकता है, लेकिन ये ज़्यादती है। किस तरह से ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के अंदर की जाती है, ये सारा उन्होंने जब बताया, तो अभी 24 घंटे में पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के अंदर टाउट, पाकिस्तान के जो पागल हैं, ख्वाजे हैं, गांजे हैं, अताताड़र जैसे, बांदर जैसे, ये जितने भी हैं, चाहे उनमें साफ़ी हों, सियासतदान हों, कुछ उलमा हों, कुछ शुरफा हों, कुछ और इस तरह से हायर किए हुए लोग हों, वो ऐसे हैं जैसे कहीं जंगल से कोई एक मखलूक निकल कर आ जाए और वो हमला आवर हो जाए। कोई ये कहता है कि जी पाकिस्तान के लिए खतरा है, कोई ये कहते हैं पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मैं हैरान हूँ कि वो लोग जो खुद नाइट क्लबों की पैदावार हैं और वो ये कहते हैं कि जी ये जब ये हुआ था तो वो नाइट क्लब में थे और ऐसे थे। यानी यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब इमरान खान के हवाले से कोई भी शख्स जब बात करता है, तो यहाँ पर जो जाली फार्म 47 वाले हैं, वो सब के सब इस तरह से उनके मुँह से झाग निकलना शुरू हो जाती है कि कोई उन्हें किसी यहूदी एजेंट कहता है, यानी कि यहूदियों को सलूट मारने वाले खुद इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। इंडिया से दोस्तियां पालने वाले, इंडिया को तोहफे देने वाले, इंडिया से खुफिया तौर पर मिलने वाले, वो इस वक्त जब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये इंडिया के एजेंट है। यानी उन्हें शायद अपने गिरेबान में झांकना हिम्मत नहीं होती, या फिर उनका जहन मऊफ हो जाता है। वो ये नहीं समझते कि भाई हम जिसका इल्ज़ाम दे रहे हैं, वो हम खुद उस काम के अंदर मुलव्वस होते हैं। अब इससे हद देखें कि मुल्क तोड़ने वाले, मुल्क को लूटने वाले, 70 सालों से इसका सत्यानाश करने वाले, इसे बर्बाद करने वाले, यानी मुल्क ने पिछले 40 साल से एक कदम भी तरक्की नहीं की। इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी में नंबर 1 है, आलूदगी में नंबर 1 है, करप्शन में नंबर 1 है, 2 नंबरी में नंबर 1 है, झूठ फ्रॉड में नंबर 1 है। यानी कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें पाकिस्तान कहीं टॉप 10 में आता हो। वो ऐसी है कि नीचे गिरावट में सबसे पहले नंबर पे है। और ये जिन लोगों ने इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया, वो ये कहते हैं कि ये कासिम खान, ये इसकी बीवी, ये इसके जो इमरान खान के हामी हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, मुल्क को तरक्की नहीं करने देते। असल में इन लोगों ने तरक्की का नाम सिर्फ अपने ख़ानदान और अपनी ज़ात की हद तक का नाम तरक्की रखा हुआ है। ये जाली फार्म 47 वाले असल में यानी कि असल जो बात है वो ये है कि ये इतने कम ज़र्फ़ और कम अक्ल और पागल हैं कि इन्हें सिर्फ़ अपने सिवा कोई और नज़र ही नहीं आता। क्योंकि ये जाली वजूद रखने वाले लोग हैं, और जाली वजूद वालों को सब कुछ जाली जो इन पे लग रहा होता है, यानी कि इनकी हुकूमत देखें जाली है, इनके पावर जाली है, इनके पास पैसा जाली है, इनके पास इख्तियारात जाली हैं। ये ज़बरदस्ती मुसल्लत जो लोग हैं, ये फिर जब कोई हकीकी तौर पर किसी मेरिट के हवाले से सामने आता है, तो इन्हें मिर्चें लग जाती हैं। असल बात यही है कि ये किसी और का नहीं, ये सिर्फ़ अपने मुस्तकबिल की कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक़्त आखिर ये सियासत के अंदर हैं, कब तक ये ऐसा करेंगे और कब तक इनके साथ ये डंडा रहेगा, कब तक ये जाली पावर में रहेंगे। और ये बात तो तय है कि वो दिन ज़रूर आएगा, चाहे 100 साल बाद आए, 150 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, वो दिन ज़रूर आएगा कि ये मुल्क इस क्राइसिस से निकलेगा। इस मुल्क के अंदर
तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो अपनी अपनी जगह पे पावर के अंदर होंगे। एक वक्त जरूर आएगा, ये दुनिया की तारीख है। लेकिन इस वक्त भी अगर देखें तो वो वक्त भी हम जरूर देखेंगे जब ये लोग इबरत का निशान बनेंगे, जब इन लोगों की कहानियां इबरत के तौर पर सुनाई जाएंगी। जैसे आज के दौर में कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी जिंदगियां इबरत के तौर पर बताई जाती हैं और जो इस वक्त भी इबरत का निशान बने हुए हैं। आखिर में मैं सिर्फ जो ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि अभी ये व्लॉग लंबा हो गया, कि ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग में पाकिस्तान का किरदार इस वक्त बकौल मतीउल्लाह जान का, कि पाकिस्तान में जो ईरान इसराइल की जो जंग है अमेरिका की, और इसमें जो इत्तेहादी भी हैं, पाकिस्तान बीच में सुलह करने के लिए या अपने आप को ये कह रहा है जी कि मैं मुज़ाकरात के लिए कुछ कोशिश कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान का किरदार सिर्फ इतना है जैसे एक बड़ी शादी के अंदर शादी हाल वाले का किरदार होता है, कि उसने सिर्फ इधर की प्लेट उधर रखनी है, उधर का कप उधर रखना है, उधर का खाना उधर देना है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान का किरदार नहीं है। लेकिन चलें, बात वही है कि कभी-कभी किसी जूड़े मिरासी को भी अगर कुछ इख्तियारात मिल जाएँ, तो वो भी बड़ा उछल-उछल के बैठता है कि मैं भी नंबरदार बन गया हूँ, मैं भी चौधरी बन गया हूँ और मेरा भी यहाँ पे बड़ा रोल है। इस बार जिन जो कि इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।